नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान का सच दिखाएं उससे पहले मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया की धूम है तो अमिताभ बच्चन को भी पीछे छोड़ दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। जो फॉलोअर्स है उनकी तादाद देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन। एक तरफ 2 करोड़ 21 लाख, एक तरफ 2 करोड़ 20 लाख। 1 लाख फॉलोअर से प्रधानमंत्री मोदी आगे निकल गए हैं। लेकिन बहरहाल लौटिए दरअसल उस सियासत की लीला को देखने जिस दिन जिक्र होना चाहिए था कृष्ण लीला का। लेकिन मौजूदा वक्त में सियासत की लीला ऐसी जो रूह कपा दे। ये शब्द इसलिए क्योंकि रिपोर्ट देखिए और जरा महसूस कीजिए हम खड़े कहां हैं। नाम थान मांझी, पत्नी अबांग दे, बीमारी टीबी, गांव से अस्पताल की दूरी 60 किलोमीटर। जी, पत्नी के मृत शरीर को अस्पताल से घर ले जाने के इस सच पर अगर गांव के ही लड़के पीतांबर की नजर न पड़ती और पीतांबर ने किसी पत्रकार को ना कहा होता तो थान मांझी भवानी पटना के अस्पताल से 60 किलोमीटर दूर अपने गांव मेलखड़ा इसी तरीके से जाता। क्योंकि जिस सड़क पर अपनी पत्नी का शव लिए पैदल निकला उस सड़क पर उसके गांव तक सिर्फ एक ही बस सुबह 7 बजे जाती है। उसके बाद कोई गाड़ी गांव तक जाने के लिए है ही नहीं। और यह सच सिर्फ थान मांझी के गांव मेलखड़ा भर का नहीं है, बल्कि कालाहांडी के भवानी पटना तहसील के 278 गांव में से 189 गांव तक सड़क पहुंचने के लिए बीते 10 बरस में 50 लाख रुपए सड़क बनाने के लिए खर्च कर जरूर हो गई। लेकिन गांव में कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई मनरेगा, कोई पानी की टंकी, कुछ भी नहीं। तो पत्नी अबांग देवी के शव को लादे थान मांझी की त्रासदी जानने से पहले जरा इस इलाके के सच को भी सुन लें। और दिल्ली या भुवनेश्वर में बैठी सरकार अगर एक पोस्टकार्ड पर पता लिखे, नाम थान मांझी, गांव मेलघड़ा, पंचायत नाकरुंडी, ब्लॉक थुआमूल, तहसील भवानी पटना सदर, जिला कालाहांडी, उड़ीसा। और इस पोस्टकार्ड को गांव तक पहुंचने में चंद दिन नहीं बल्कि पूरा 1 महीना लग जाएगा। क्योंकि भवानी पटना तहसील के डाकघर में सिर्फ एक डाकिया है जो एक दिन में 10 गांव से ज्यादा कवर कर नहीं सकता। और भवानी पटना तहसील के कुल 279 गांव में से 177 गांव ऐसे जहां सुबह एक बस आती है और फिर अगली सुबह का ही इंतजार करना पड़ता है। आज इतना शर्म की बात है कि ये पूरा जो लोकतंत्र जो है आज मौजूद ही नहीं है। लोकतंत्र का हक क्या है? तो बस तो हर सुबह आती है, डाकिया महीने में एक बार आ जाता है और सरकार जी आजादी के बाद से आज तक यहाँ पहुंची ही नहीं। लेकिन कालाहांडी में पेट की भूख से मरने वालों के शव जरूर किसी न किसी गांव में हर दिन भवानी पटना के अस्पताल से पहुंचते हैं। और इस कड़ी में पत्नी अबांग दई के मृत शरीर को उठाए गांव जाते थान मांझी का सवाल पहली बार आधुनिक और चकाचौंध में समाये हिंदुस्तान के भीतर बसते इंडिया की आंखों में इसलिए चुभ गया क्योंकि विकास की सारी योजनाएं और आदिवासी कल्याण के हर ऐलान की इस तस्वीर ने पोल पट्टी खोल दी। और जब सच सामने आया तो महाप्रयाण योजना का जिक्र हो गया। यानी कोई मर गया तो अस्पताल से मुफ्त में एम्बुलेंस से गाड़ी पर घर तक शव पहुंचा दिया जाएगा। हरिश्चंद्र योजना के तहत 2000 रुपए देने का ऐलान भी हो गया जो इससे पहले किसी को नहीं मिला। रेड क्रॉस ने भी 10,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया। लेकिन यह कोई नहीं जान पाया कि टीबी से मरते माँ बाप और कुपोषण से मरते बच्चों की फहरिस्त कालाहांडी का ऐसा सच है कि जिस कालाहांडी के ही 4,80,476 अनपढ़ आदिवासी जानते ही नहीं कि संविधान ने उन्हें जीने का अधिकार दिया। और हर सरकार संविधान की शपथ लेकर ही बीते 70 बरस तक उन तक पहुंच ही नहीं पाई।
जिक्र देश में हो रहा है बेटी बचाओ और 3 बेटियों की मां की मौत टीबी से हो गई। जी, यह स्थिति है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर नहीं कि एक मां मरी है। सवाल यह है कि काला हांडी के भीतर का सच है क्या। जरा इस रिपोर्ट में देखिए, समझ जाइएगा किस चकाचौंध के हिंदुस्तान में हिंदुस्तान ही सिसकियां भरता है। ये तस्वीरें 1943-44 के उस बंगाल अकाल की है जिसमें 15 से 40 लाख लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन उस वक्त भी सबसे ज्यादा चावल अगर किसी इलाके से बंगाल भेजा गया तो वह काला हांडी का इलाका था। 1 लाख टन चावल काला हांडी से बंगाल अकाल में राहत देने के लिए भेजा गया, क्योंकि तब काला हांडी वाकई चावल का कटोरा था। बेहतरीन फसल और चावल की खूब उपज इस इलाके में होती थी। लेकिन यह किसे पता था कि एक वक्त अकाल से निजात दिलाने वाला काला हांडी खुद भूखमरी के ऐसे दौर में पहुंच जाएगा जहां भूख, टीबी, कुपोषण और 2 जून की रोटी ही सबसे बड़ा सवाल होगा। तो काला हांडी का नया सच महज पत्नी के शव को कंधे पर उठाए धान मांझी भर का नहीं है, बल्कि काला हांडी का सच यही है कि यहाँ जनसंख्या अगर 15,76,869 है तो गांव में आज भी 14,54,882 लोग रहते हैं और इसमें 7,74,833 लोग अनपढ़ हैं और प्रतिदिन प्रति परिवार के हिस्से में सिर्फ 100 ग्राम चावल आता है। जबकि इस इलाके की पहचान राइस मिलों की कतारों से लेकर केंदुपत्ता और महुआ उत्पादन को लेकर है, लेकिन पीने का पानी, बच्चों के लिए स्कूल, प्राथमिक इलाज के लिए डिस्पेंसरी इनके लिए नहीं है। शहरों में सिमटे 1.25 लाख लोगों के बीच ही यह सारी सुविधा सिमटी हुई है, जिसे सरकारें विकास की चकाचौंध करती है और इस बात का जिक्र करती है कि दरअसल उन्होंने काला हांडी में विकास पहुंचा दिया है। यानी 14 लाख आबादी किन हालातों में रहती है इसे हर कोई जानता है, लेकिन यहाँ तक कोई कभी पहुंच क्यों नहीं पाया। पहुंचा जरूर, लेकिन उनके वादे क्यों नहीं पहुंच पाए। राजेंद्र प्रसाद ने अपने पहले राष्ट्रपति के भाषण में काला हांडी का जिक्र किया था। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह सरकार तक ने काला हांडी के विकास का जिक्र किया। बतौर पीएम 1980 में इंदिरा गांधी, तो 1984 में राजीव गांधी, 2004 में सोनिया गांधी, तो 2008, 9, 10 में राहुल गांधी ने काला हांडी का दौरा किया। हर बार काला हांडी की त्रासदी का जिक्र और काला हांडी के पेट भरने का जिक्र हुआ, आदिवासियों के खत्म होने का जिक्र हुआ, मुख्य धारा में लाने की बात हुई, लेकिन आज तक इस इलाके में ना कोई उद्योग पहुंचा, ना ही विकास की कोई योजना। हर महीने राशन कार्ड पर 20 किलो चावल भी हर परिवार तक सरकारें पहुंचा नहीं पाई। खेती पर सीधे राइस मिलों ने कब्जा कर लिया तो महुआ पर देसी शराब की लॉबी ने, और केंदू पत्ता बिनकर पत्तियों की 1000 पत्तल प्लेट बनाने पर 10 रुपए की कमाई में ही काला हांडी की समूची अर्थव्यवस्था सिमट गई है। अजीबोगरीब हालात है। महात्मा गांधी कभी काला हांडी तो नहीं पहुंचे, लेकिन उड़ीसा कई बार गए। उत्कल इलाके का जिक्र करके वहां की गरीबी, त्रासदी भरे हालातों का जिक्र किया गया। और मौजूदा वक्त में देखिए, महात्मा गांधी के नाम पर जो नरेगा है यानी मनरेगा है, वह भी इस इलाके तक नहीं पहुंचा। लेकिन इस देश में महात्मा गांधी की छीना झपटी कुछ ऐसी शुरू हो गई कि जिक्र हर की जुबान पर यही है, महात्मा गांधी को मारा किसने। महात्मा गांधी कभी काला हांडी तो नहीं गए, लेकिन 1921 से 1946 के बीच 7 बार उड़ीसा गए। 69 दिन उड़ीसा में गुजारे भी, लेकिन उड़ीसा के आदिवासियों की मुश्किलों का जिक्र महात्मा गांधी ने अपनी हर यात्रा के दौरान किया। लेकिन आज सवाल महात्मा गांधी के उड़ीसा दौरे या काला हांडी से जुड़े सवालों के दायरे में महात्मा गांधी को देखने समझने का नहीं, बल्कि महात्मा गांधी के नाम की उस सियासी छीना झपटी का है जिसमें राहुल गांधी और संघ परिवार आमने सामने आ खड़े हुए हैं, वह भी महात्मा गांधी की हत्या को लेकर। और गांधी जी की हत्या के पीछे संघ का हाथ होने या ना होने का विवाद हमेशा बना रहा, हमेशा होते रहा। आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी। तो 2 बरस पहले भिवंडी में राहुल गांधी ने डंके की चोट पर महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ के लोगों का हाथ बताया था।
संघ ने मुकदमा ठोका तो कल राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए संघ को हत्यारा नहीं कहा, बल्कि संगठन से जुड़े लोगों के लिए हत्यारा शब्द का इस्तेमाल किया था। तो लगा विवाद थम जाएगा, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी ने आज फिर ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि वो अपने कहे हर शब्द पर कायम है। यानी महात्मा गांधी की हत्या का सवाल भावनाओं को उभार सकता है, यह सियासी जहन में जरूर होगा, लेकिन महात्मा गांधी गरीब, आदिवासी, किसान, मजदूरों से जुड़े जिन सवालों को उठाते रहे, उन सवालों से हर सियासत ने कैसे पल्ला झाड़ लिया, इस पर हर कोई मौन है। ये अलग बात है, महात्मा गांधी की मूर्ति तले संसद परिसर में भी कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी एक दूसरे की सत्ता का विरोध करने के लिए हमेशा हर मौके पर खड़ी जरूर नजर आती है। यानी हर सियासत को आखिरी आसरा महात्मा गांधी का ही है। और काला हांडी को लेकर भी जब विधानसभा में उड़ीसा में हंगामा हुआ तो महात्मा गांधी की प्रतिमा विधानसभा परिसर में है, वहां पर लोग विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि उस वक्त जिक्र हो रहा था 2011 में कि वहां पर रेलवे ने वैगन की फैक्ट्री लगाने का जिक्र किया है, लगाती क्यों नहीं। विरोध लगातार होता रहा, गांधी का आसरा हर कोई ले लेता है, लेकिन इन सबसे इतर गांधी ने तो कश्मीर को भी देखा समझा था। और जिस वक्त सांप्रदायिकता की आग में कश्मीर जल रहा था, उस वक्त वहां पे जब मरहम लगाया वहां के उस दौर के लोगों ने, तो गांधी ने इसका जिक्र बंगाल पहुंचकर किया था। आज उन्हें वो कश्मीर से दिखाई देती है, लेकिन आज मुश्किल क्या है और इन हाथों में गृह मंत्री जब पहुंचे तो निकला क्या, जरा रिपोर्ट देखिए। और विद इन फ्यू डेज हम लोग इस पैलेट गन का एक विकल्प, इसका अल्टरनेटिव देंगे। ऑल पार्टी डेलीगेशन भी हम लाना चाहते हैं यहाँ पर, और उसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर की जानी चाहिए। हम एक नोडल ऑफिसर तय करने जा रहे हैं कि कश्मीर के नौजवानों की, कश्मीर के लोगों को यदि कोई भी प्रॉब्लम देश के किसी भी कोने में यदि कोई होती है, सीधे आप उस नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 48 दिनों से पटरी से उतरी घाटी की जिंदगी को ट्रैक पर लाने के लिए जो कदम अब उठाए जाएंगे, उनका लेखा जोखा गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महबूबा मुफ्ती के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो दे दिया। गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों से संयम बरतने की भी अपील की। कश्मीर का भविष्य नहीं बनेगा तो हिंदुस्तान का भविष्य भी नहीं बनेगा, इस बात का जिक्र कर कश्मीरियों का दिल जीतने की कोशिश गृह मंत्री ने जरूर की। लेकिन बहुत सारे सवाल इसलिए अनसुलझे रह गए क्योंकि 300 से ज्यादा लोगों से मुलाकात का हवाला देते हुए भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि अलगाववादियों से बातचीत क्यों नहीं हुई। और सिर्फ अलगाववादियों का सवाल नहीं, बल्कि जिन 300 लोगों से मुलाकात हुई उसमें 90% उन्हीं राजनीतिक दलों के लोग थे जो दिल्ली में सरकार से मिल चुके थे। मसलन नेशनल कॉन्फ्रेंस के 25 नेताओं ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की, तो कांग्रेस के 20 और बीजेपी के 25 नेता भी मिले। लेकिन ना तो किसी सामाजिक संगठन का कोई सदस्य राजनाथ सिंह से मिला, ना ही ट्रेड यूनियन या कर्मचारी यूनियन का कोई नेता। पर्यटन से जुड़े लोग भी नहीं मिले, युवा भी नहीं मिले, यानी आम लोगों का कोई प्रतिनिधि गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिला ही नहीं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार महबूबा मुफ्ती ने साफ संकेत दिए कि अब हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ उनका रुख सख्त होगा। घास काटने ले जाते थे इन बच्चों को, साउथ कश्मीर के बच्चों को मैंने निकाला है उस मुसीबत से, जब इनका काट चक किया जाता है। आज उनको कुछ लोगों ने भट्टी में डाल दिया है अपने नाजायज मकासद के लिए। मैं कश्मीर के इशू के साथ हूँ, रिजॉल्व होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, मगर इस तरह पथराव से, कैंपों पे हमला करने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। तो क्या ये रुख घाटी के हालात को बदल देगा? क्या इस रुख से शांति लौट आएगी? बहुतेरे सवाल हर जहन में होंगे, और ये सवाल सबसे बड़ा होगा, क्या महबूबा के सख्त रुख से हालात वाकई सुधर जाएंगे? अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। जब महबूबा सत्ता में नहीं थी तो जो भी मरता था उसके घर आंसू पोंछने जाती थी। अब सत्ता में है तो वो कह रही है कि इरादे सख्त हैं, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर कुछ और भी छुपा था। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। मैं कश्मीर के इशू के साथ हूँ, रिजॉल्व होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, मगर इस तरह
पथराव से, कैंपों पे हमला करने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। पोलिटिकल मसला और उसके लिए आप क्या नहीं, मुजम्मिल, एक्सक्यूज मी, नहीं, मैं पहले मुझे करेक्ट करना है, मैंने ये नहीं कहा। मैं दोस्तों आपसे प्लीज साइडलाइन नहीं कर रहे हैं, हम साइडलाइन नहीं कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। महबूबा जी आपके घर की है, महबूबा आपकी है। ये मुझे क्या कहेंगे सर, ये जो बच्चे हैं मैंने इनको चाकू से निकाला है। क्या आप चाहते हैं कि मेरा आना ही बंद हो जाए? ये टकराव है या सहमति बनाने की कोशिश? मैंने एक चर्चा ये की। कश्मीर का रास्ता निकालने की जद्दोजहद है या फिर रास्ता ना निकल पाने की कुलबुलाहट? हो जो भी, लेकिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिसने भी देखा उसे ये तो समझ में आ गया कि कश्मीर संकट की उलझन ने दिल्ली और श्रीनगर को एक साथ होने के बावजूद आमने सामने खड़ा कर दिया है। मैं कह रही हूँ, एक मिनट बात करने दीजिए। तो क्या दिल्ली की मुश्किल ये है कि वो महबूबा की राजनीतिक जमीन को समझ नहीं पा रही, और महबूबा की मुश्किल यही कि वो दिल्ली के अनुकूल दिखना नहीं चाहती, या फिर नई मुश्किल घाटी में होते हुए भी घाटी से सरोकार न जुड़ पाने के हैं? यहाँ पे तो फिर भी अल्लाह का फजल से हर किसी के पास इस टाइम अपना मतलब जो भी कुछ रोजगार है चलता रहता है। ये 5% लोगों की बात नहीं है कि हम नौकरियां देंगे, इससे कुछ नहीं होगा। सारे स्कूल इनने भर दिए बीएसएफ से, सीआरपी ऑलरेडी है, आर्मी भी है यहाँ पर। अगर 5% तो इतनी जरूरत क्या थी फौज लाने की? हम सब जानते हैं 5% नहीं है बल्कि 99% कश्मीरी और जम्मू के लोग भी चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान से अलग रहें। उसकी मेन वजह है हमारी कि जो हमारे सोर्सेस है यहाँ के वो हिंदुस्तान खुलेआम लूट रहा है। हम कश्मीरी कुछ नहीं कर सकते। यानी कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत का सवाल अब भी अनसुलझा है या फिर परिभाषाएं बदल गई हैं? देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन की कश्मीर यात्रा के बाद दिल्ली वापस चले गए हैं, लेकिन 2 दिन की यात्रा के बाद भी कश्मीर में कुछ नहीं बदला। हाँ, मौसम जरूर बदला है लेकिन जमीनी हालात नहीं। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी गठबंधन पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है, और जिस अंदाज से महबूबा मुफ्ती ने भी पहली बार अलगाववादियों को निशाने पर लिया, उससे साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में सरकार अलगाववादी और पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगी। कैमरा मैन रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। शुरुआत हमने काला हांडी से की थी। काला हांडी के किसी गांव को किसी सांसद ने तो गोद नहीं लिया, लेकिन जिन गांवों को गोद लिया उनकी हालत। जी, ये जयापुर गांव है, देख लीजिए, घूम लीजिए। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का ये वो गांव जिसे हर सांसद से गोद लेने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने खुद ही से गोद लिया था। लेकिन ये किसे पता था कि 2 बरस बाद जब ग्रामीण विकास मंत्रालय टॉप 15 आदर्श गांव की लिस्ट तैयार करेगा तो उसमें पीएम के गांव ही नदारत होगा। देखिए, असुविधा में जैसे रोड हो गया, कुछ शौचालय बने थे, बारिश से टूट गया। इसके बाद जो रोड पे बत्ती लगी थी कुछ टूट गया, कुछ गिर गया, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है यहाँ पे आया, न कोई कुछ बोलने आया। इसके लिए हमको बहुत दुखद की बात है कि जो टॉप 15 नहीं आया मेरा गांव, ये बहुत दुख की बात है। और ये होना चाहिए गांव जो कि पहला गोद लिया गया गांव मोदी का है, इसलिए बहुत दुखद की बात है। गांव वाले कुछ भी कहें लेकिन हालात तो नाजुक है, क्योंकि अब आगे देखिए, ये है देवरिया जिले का कपरवार गांव जिसे बीजेपी सांसद कमलेश पासवान ने गोद लिया। यहाँ 500 से ज्यादा ऐसे परिवार जिनके घर में शौचालय तक नहीं, और विकास जी, यह भी बात बेमानी है। 500 परिवार ऐसे हैं जिनके पास शौचालय बनाने के लिए घर नहीं है। मैंने डिमांड की थी कि सार्वजनिक शौचालय लगाए जाएं ताकि वो शौच खुले में न करें, फिर भी उस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया। इसलिए हम सारे ग्रामीण जो हैं काफ़ी निराश हैं इस योजना से। 2 साल के बीच में अभी तक यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। जैसे वही बचबचाती नालियाँ हैं, टूटे हुए बिजली के तार हैं, वही खुले में लोग आज भी शौच कर रहे हैं। बाकी अभी तक आदर्श ग्राम के नाम पे कोई काम नहीं हुआ है।